हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल पर रोज़ आपको एक वीडियो जीएस जीके की प्रोवाइड कराई जाती है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, ताकि एग्ज़ाम में जीएस जीके पोर्शन से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड की जाती है, लेकिन कुछ लोग वीडियो को बीच में छोड़ के निकल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात और सुन लो, आंधियों में अच्छे अच्छे मकान ढह जाते हैं। जब एग्जाम का शेड्यूल शुरू होगा तो विभाग एकदम आंधियों की रफ्तार से पेपर शुरू कराएगा, चाहे एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। इसलिए खुद के अंदर आज से एक परिवर्तन लाइए और मेरे साथ एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। खुला आसमान मिला है तो उड़िए, ना कि घोंसलों में बैठे रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जान लीजिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान की आत्मा या फिर कहें तो उद्देशिका, जिससे अधिकांश प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी उद्देशिका से कोई भी प्रश्न बनेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ऑप्शन देखिए, भारत और इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारत। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत और इंडिया। ठीक, तो संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो भारत और इंडिया से। ठीक, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद एक उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सही क्रम चुने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सही क्रम देखिए, आप पहला है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन देखिए 3 1 4 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 1 3 2। तो सबसे पहले सही क्रम में क्या आएगा, वो आएगा आपका सार्वभौमिक। ठीक, तो आपका पहले आया 3, तो सार्वभौमिक आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा समाजवादी। ठीक, क्या आएगा, समाजवादी। फिर क्या आएगा आपका आपका हो गया सार्वभौमिक, समाजवादी। फिर आएगा आपका धर्मनिरपेक्ष मतलब 4, धर्मनिरपेक्ष। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रजातांत्रिक। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 1 4 2। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सार्वभौमिक। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका समाजवादी। फिर क्या आएगा, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष। फिर क्या आएगा, प्रजातांत्रिक। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ आप इससे याद कर लीजिएगा, एक यहाँ डैश बनाइए आप लोग, फिर आप याद कर लीजिए SDP। ठीक, तो यहाँ यस से मतलब हो गया समाजवादी, डी से मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष और पी से मतलब हो गया प्रजातांत्रिक। अब यहाँ जो डैश बचा है वहाँ आप भर सकते हैं सार्वभौमिक। ठीक, तो आप डैश SDP याद करिएगा, आपको सही क्रम अपने से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में संविधान में सम्मिलित नहीं था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में संविधान में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन देखिए, बंधुत्व, समानता, संप्रभुता, अखंडता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अखंडता। ठीक, अखंडता। तो 1975 में संविधान में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था, अखंडता। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। इनमें से कोई भी नहीं, तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और एक चीज़ यहाँ ये भी जान लीजिए आप लोग कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, तो उद्देशिका को एक चीज़ हम और कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी संविधान। क्या कहते हैं, मिनी संविधान। ठीक, बिल्कुल ना भूलिएगा, उद्देशिका को क्या कहते हैं, मिनी संविधान। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था।
25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राज्यों का संघ है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज आपके मामा राष्ट्रपति हैं तो कल उनके लड़के भी हो जाए राष्ट्रपति। तो ऐसा यहाँ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ ये भी जानिए कि गणतंत्र का आशय क्या है? कि गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान जो है वो निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष रूप से हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रथम अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक, प्रधान अथवा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक, हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। अब थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, दिया है लौकिक सार्वभौमिकता। क्या होता है ये? लौकिक सार्वभौमिकता। तो ये क्या होता है? ये होता है जनता, इसका मतलब होता है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। आपसे कहीं कहीं देखिए ये भी पूछ सकता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? हम भारत के लोग शब्दों से। तो यहाँ जो आया है लौकिक सार्वभौमिकता, इसका मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। अब यहाँ देखिए आपको मिल गया सार्वभौमिक। ठीक, तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिक, समाजवाद, समष्टिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिक के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। फिर बता रहा हूँ, सार्वभौमिक का मतलब होता है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपात व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। ठीक, प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको शुरुआत में भी बताया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन देखिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उद्देशिका। ठीक, थोड़ा सा फैक्ट आप लोग जानिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा था। आपसे कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि किसने राजनीतिक जन्मपत्री और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप उद्देशिका को कहा था? ठीक, तो कौन कहा था? के.एम. मुंशी ने। अब सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका यानी प्रीमेबल माना है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उद्देशिका। ठीक, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रीमेबल माना है। ठीक,
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ऑप्शन देखिए, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, जिन्ना। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह कथन किसने कहा है? तो किसने? भीमराव अंबेडकर ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं आपको पीछे बताया हूं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा के.एम. मुंशी। इन्होंने ही जन्म कुंडली कहा है, ठीक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए, यूपी पुलिस में आया था तो बहुत लोगों ने गलती कर दिया था कि संविधान के असली लेखक कौन है या फिर संविधान के लेखक कौन है। सिंपल समझिए, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लिखिए, 2-4 हिंदी के शब्द मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, भले ही मेरा सब कुछ हो, मैं ही बनाया हूँ उसको, मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो लिखने वाला व्यक्ति है तो वो संविधान का उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, प्रेम शर्मा, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी.एन. राव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है, तो वहाँ देखिए सभी बच्चों ने बी.आर. अम्बेडकर टिक करके चलाया था, जो कि सबका गलत है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बिल्कुल ना भूलिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मेरे साथ बोलिए, आपको तब भी याद हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। एक चीज थोड़ा और जान लीजिए, अब ये सुलेखक क्या होता है, ठीक। सुलेखक, यहाँ एक शब्द आया है सुलेखक। सुलेखक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफर, ठीक, कैलीग्राफर। ये मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शब्दों में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। संविधान सभा द्वारा किस प्रतीक मुहर को अपनाया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा किस प्रतीक मुहर को अपनाया गया था। ऑप्शन देखिएगा, बाघ, कमल, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा हाथी। संविधान सभा द्वारा किस प्रतीक को अपनाया गया था? तो हाथी को अपनाया गया था, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, ठीक। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? ऑप्शन देखिए, 2, 3, 1, 4। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा 3 प्रकार के, ठीक। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो भारत की संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना आपको। ऑप्शन देखिए, तो भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन देखिए, कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि अपना संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्न विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 3 बार आपसे पूछा एग्जाम में कि निम्न विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ऑप्शन देखिए, प्रीवी पर्स विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर नहीं देंगे तो कल मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और जान लीजिए, ये विवाद 1973 में फेमस था। किस लिए था? ये केरल राज्य के साथ था, ठीक। किसके साथ? केरल राज्य के साथ। अब इनमें कोई था, उसके वीएस कौन था? पूरा केरल राज्य।
इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। छोटा चैनल समझ के इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। सभी वीडियो को आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है ताकि जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस वनली के साथ।